नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव रेस में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2024 का एग्ज़ाम अब ख़त्म होने वाला है। 14 तारीख को जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है, किस तरीके से रिज़ल्ट बनेगा, कब तक रिज़ल्ट आएगा और एमटीएस और हवलदार ये दोनों का रिज़ल्ट किस तरीके से बनेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि इस बार का क्या कटअप रह सकता है। जो पिछला साल का कटअप रहा है उसको एनालिसिस करके हम लोग एक अनुमान लगाएंगे कि इस बार जो एमटीएस 2024 है उसमें क्या कटअप रह सकता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, ये हमारा नया चैनल बनाया गया है और ये चैनल जो है आपको एक ऑथेंटिक जानकारी दिया जाएगा हर चीज़ को लेकर। तो आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं एमटीएस का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, उसके बाद आपका एक सप्ताह के अंदर सबसे पहले आंसर किया जाएगा। ठीक है, एक सप्ताह के अंदर आंसर किया जाएगा। आंसर की आने के बाद जो है लगभग 1 मंथ का टाइम लगेगा रिज़ल्ट आने को लेकर। तो रिज़ल्ट मान के चलिए दिसंबर लास्ट तक में रिज़ल्ट भी आ जाना चाहिए। और रिज़ल्ट जो आएगा, सबसे पहले जो रिज़ल्ट आएगा वो सिर्फ हवलदार का रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, एमटीएस का रिज़ल्ट नहीं आएगा, हवलदार का आएगा, वो भी फाइनल रिज़ल्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हवलदार का रिज़ल्ट आएगा। तो हम लोग जानते हैं हवलदार में जो है कितना 7 गुना कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। तो लगभग 3400 समथिंग सीट्स है इस बार। तो उसका 7 गुना अगर लेंगे हम लोग तो 23,000 24,000 बच्चे जो हैं इस बार सेलेक्ट होंगे हवलदार के लिए। तो ठीक है, तो रिज़ल्ट आएगा तो आपका जो है इतने बच्चे का होगा सबसे पहले। उसके बाद जब हवलदार का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद पीटी पीएसटी होता है जिसको हम लोग फिज़िकल करते हैं। तो ये भी लगभग 1 मंथ तक चलेगा क्योंकि इतना सारे बच्चे का कराना होगा। तो एक लगभग टाइम मान लीजिए 20 दिन 25 दिन या 1 मंथ सारे जोन का कराने में टाइम लगेगा। तो ये होगा। और पीएसटी और जो फिज़िकल है इसका जो हवलदार का वो ज़्यादा टफ नहीं है, लगभग सारे पास कर जाते हैं, किसी को फेल नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने दिया था तो जो भी मेरे साथ बच्चे थे ज़्यादातर कुछ जो है दौड़ में नहीं कर पा रहे थे, फिर भी उनको जो है शामिल कर लिया गया था। तो इसमें फ़ेल नहीं किया जाता है। जैसे आपको 1600 मीटर दौड़ना है, 15 मिनट का टाइम रहेगा। दौड़ना नहीं है, वॉकिंग करना है। ठीक है, आप स्पीड वॉकिंग कर सकते हैं, दौड़ना नहीं है। तो वो इजीली हो जाता है। ठीक है, इजीली वो हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो उसको वो पास करा देते हैं। बाकी चेस्ट जैसे है 81 सेंटीमीटर जो होना चाहिए वो एक्सपेंड करके फुला करके, तो 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, सब नहीं फुला पाते हैं। लेकिन फिर भी उसको जो है काउंट कर लेते हैं, फेल नहीं करते हैं ज़्यादातर। मतलब कोई भी ऐसा नहीं मिला है मुझे जिसको फेल कर दिया गया हो। हाँ, हो सकता है कि हाइट एकदम से कम होगा, मान लीजिए जैसे 157.5 सेंटीमीटर हाइट है मेल के लिए, तो वो अगर एकदम से कम है जो विजिबल दिख रहा है तो उस चीज़ को अगर रहेगा तो हो सकता है कि उसको जो है फेल कर दें, बाकी ऐसा फेल नहीं करते हैं। ठीक है, तो हवलदार में जो है आपका अगर आ जाता है लिस्ट में नाम तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हवलदार का जो भी फिज़िकल होता है वो इजीली होता है, सबको लगभग जो है पास हो जाते हैं। तो सबसे पहले हवलदार का रिज़ल्ट आएगा, फिर पीईटी पीएसटी होगा, उसके बाद जो है फाइनल रिज़ल्ट आएगा एमटीएस और हवलदार दोनों का। तो जैसे पीएसटी और पीटी लगभग 1 महीना में हो जाएगा, तो उसके बाद रिज़ल्ट आने में टाइम नहीं लगता है क्योंकि रिज़ल्ट बनकर लगभग तैयार है, सबका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स तो पहले ही चेक हो गया होता है। तो उसके बाद लगभग कितना वही 10-15 दिन लगेगा, उसमें फिर जो है फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। तो फाइनल रिज़ल्ट आएगा एमटीएस और एसएससी, एमटीएस और हवलदार ये दोनों का जो है फाइनल रिज़ल्ट आएगा। तो ये मान सकते हैं जैसे पहले हवलदार का जो सिलेक्शन होगा, अगर आपने हवलदार के लिए चूज़ किया है तो फिर वही 21,000 या 24,000 23,000 जो भी बच्चे लिए जाएंगे उसी में से फिर वही बच्चे जो है एमटीएस में भी होगा। मतलब वो उस लिस्ट में नाम आया तभी आपका जो होगा। अगर उस लिस्ट में पहला लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आता है तो फिर बाद में आपका एमटीएस में भी होने का चांसेस नहीं है अगर आपने दोनों को चूज किया है। कोई ऐसा होगा जो हवलदार चूज़ नहीं किए हैं और जिनका नंबर अच्छा होगा तो फिर उनको जो है एमटीएस में बाद में वो एमटीएस में हो सकता है उनका।
तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने दोनों को चूज किया तो वही आपका फाइनल रिजल्ट मान लीजिए। अगर उसमें नाम नहीं है तो फिर आपका नहीं होगा, लेकिन ये भी नहीं है कि उसमें नाम है तो फाइनली एमटीएस में हो ही जाएगा, क्योंकि लगभग 10,000 की सीट है, 10,000 के आसपास सीट है और 24,000 बच्चों को लिया जाएगा, तो उसमें भी फिर जो है मेरिट बनेगा अलग से। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो जो भी है फिज़िकल के बारे में और भी जब रिज़ल्ट आएगा तो मैं बताऊंगा हवलदार के लिए कि कौन सा पोस्ट बेटर है, किस तरीके से काम रहता है हवलदार या एमटीएस में, वो सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी जो है प्रोसेस को हम लोग समझ रहे हैं। तो लगभग इसमें 2 से 2.5 महीना का भी टाइम लगेगा, 2 से 2.5 महीना का टाइम जो है फाइनल रिज़ल्ट आने में लगेगा, ज़्यादा भी हो सकता है, तो इतना टाइम लगेगा। अब हम लोग अगर कटअप की बात करेंगे तो कटअप को थोड़ा सा देखना होगा जो 2022, 23 और 24, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2022 में सिलेबस चेंज हुआ, उसके बाद से जो है सिलेबस पैटर्न पूरा चेंज हो गया। जीके जीएस दो ही जो सेशन 2 है उसी के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। तो कटअप को लेकर भी हम लोग एनालिसिस करते हैं कि पिछला साल और जो 2022-23 में किस तरीके से वैकेंसी थी और उस हिसाब से किस प्रकार से कटअप गया है अलग अलग कैटेगरी का, उसी के हिसाब से हम लोग 2024 में भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब अगर हम लोग कटअप की बात करें तो कटअप की बात करने से पहले सबसे पहले हमें देखना होगा कि कितना वैकेंसीज है इस बार। जैसे 2022 में देखें तो 12,523 वैकेंसीज था हवलदार और एमटीएस को मिलाकर, और ज़्यादा जो था वो एमटीएस का वैकेंसी था। 2023 में जो है वो एकदम से वैकेंसी गिर गया, 1788 वैकेंसी था 2023 में, जबकि जो इस बार का जो एमटीएस है 2024 में 9,583 जो है टोटल सीट से इस बार। तो अगर कटअप की बात करें तो ये लगभग 2022 में जो कटअप था उसी के अकॉर्डिंग इस बार भी रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देख लें 2022 में कितना कटअप गया था। यूआर का जो था जनरल का कटअप जो था, जो लोएस्ट था सबसे, वो 125 था और वो तेलंगाना स्टेट का गया था। तेलंगाना एमटीएस जो था उसमें 125 गया था यूआर का, सबसे कम एमटीएस में। उसके बाद अगर ओबीसी का बात करें तो ओबीसी का भी लगभग उतना ही था, 124 पॉइंट समथिंग था, 124 ओबीसी का। एससी कैटेगरी का 120 था और एसटी का 112। पॉइंट के बाद मैं नहीं बता रहा हूँ, पॉइंट में भी कुछ है, ठीक है, तो मोटा मोटी हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। एसटी का 112 था और लास्ट में ईडब्ल्यूएस का देखें तो वो 122 पॉइंट समथिंग था। तो ये अलग अलग कैटेगरी का कटअप था 2022 में। 2023 की अगर बात करें तो वो बढ़ गया कटअप, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम थी। तो एमटीएस के लिए जो था यूआर कैटेगरी जो है वो 2023 में बढ़कर 132 हो गया, 132 हो गया। आपका ओबीसी का भी 132 ही था, लगभग वही पॉइंट का डिफरेंस होगा आपका। उसके बाद एससी कैटेगरी का 130 था, एसटी कैटेगरी का 126 था और ईडब्ल्यूएस का भी 130 था। तो ये देख सकते हैं कितना बहुत ही ज़्यादा कटअप चल गया था, और उसी अनुसार क्योंकि सीट भी बहुत ज़्यादा कम था। तो अब इस बार का अगर हम लोग अनुमान लगाएं कि एमटीएस 2024 में किस प्रकार से कटअप रह सकता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि एमटीएस 2022 के अकॉर्डिंग ही रह सकता है। हालांकि कुछ सीट कम है इस बार, लेकिन फिर भी अगर हम लोग अनुमान लगाएं तो 124 से 126 जहाँ तक लग रहा है कि रह सकता है। कोई एग्जैक्ट कटअप नहीं है इसमें, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। मैंने उतना भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया, लेकिन फिर भी हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं इसको देखकर, ठीक है। तो 124 से 126 यूआर कैटेगरी का इतना तो रहेगा, इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, तो लेकिन इतना ही रहेगा। ओबीसी का भी अगर जनरल का हम मान रहे हैं कि 124 से 126 है, तो 122-23 ओबीसी का भी मान लीजिए 121 भी हो सकता है। फिर आप अगर एससी कैटेगरी की तो वही 120 के आसपास रह सकता है। एसटी कैटेगरी 112-13 में, और ईडब्ल्यूएस का भी 121-123 रह सकता है, ठीक है। तो फिर मैं एक बार बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी का 124 से 26, ओबीसी का 122 से 125 के बीच में रह सकता है, एससी कैटेगरी 120 हो सकता है, और एसटी का भी 112-13, और आपका जो ईडब्ल्यूएस है उसका भी 121 से 23 के बीच कटअप रह सकता है। तो ये हो सकता है। बाकी अब जब आंसर किया आएगा रैंक आईक्यू रैंक मित्रा जो साइट से, वहाँ पर जाकर भी आप अपना जो है रैंक देख सकते हैं, आपका क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है, कितना नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ रहा है, वो देख सकते हैं। रैंक आईक्यू और जो रैंक मित्रा है दोनों में चेक कीजिएगा, लगभग आपका जो है सही डाटा रहता है। वो जब डाटा आपका मिल जाएगा उसमें, तो जो रैंक मिलता है और जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो सही रहता है। रैंक आईक्यू का जो मैंने भी देखा था,
हम लोग के बार में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, फिर भी जो एक एवरेज था वो सही था। मतलब शिफ्ट का जो हार्डनेस है वो तो पता चल जाएगा, तो उससे आपको जो है पता चल जाएगा कि आपका शिफ्ट में कितना नंबर बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको वहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। और दोस्तों यही आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।